हेलो एंड वेलकम टू द बालाजी क्लासेस। मैं कृष्ण आप सभी का द बालाजी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि उत्तर मुगल काल का क्रम क्या था, उसको मैंने आपको ट्रिक से बताया था। उसके क्रम को याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैंने उसके लिए आपको ट्रिक्स बताई थी किस तरीके से उसके काल को याद रखें, और उसके अलावा मैंने ट्रिक के साथ में आपको कॉन्सेप्ट भी बताया था। ट्रिक और कॉन्सेप्ट से होता क्या है कि आपको जो वीडियो है वो लंबे समय तक याद रहेगी, क्योंकि ट्रिक आपको जल्दी याद करवाएगी और कॉन्सेप्ट आपको लंबे समय तक याद करने में मदद करता है। आज का जो टॉपिक है वो है उत्तर मुगल काल के जो भी शासक थे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया उसके क्रम क्या थे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो भी शासक थे उन शासकों के समय में क्या क्या विशेषताएं थी उनके कार्यकाल की, क्योंकि जो विशेषताएं होती हैं वही हमारे प्रश्न होते हैं। उनकी विशेषताओं से ही सारे प्रश्न बनते हैं। इन विशेषताओं से जो भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा जितने भी फैक्ट होंगे मैं उन सभी फैक्ट्स को बताऊंगा, और आपको ये वीडियो ये पूरा टॉपिक इसी वीडियो में याद हो जाए ऐसी मैं कोशिश करूंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, जिससे ये होगा कि आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो आपसे मिस नहीं होगी और आप लगातार सभी वीडियो को देख सकेंगे। आप वीडियो देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उत्तर मुगल काल का जो शासन था वो बेसिकली मुगल काल को दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक ऐसे मुगल काल के शासक जो पहले आए थे, यानी जिसे हम बोलते हैं प्रारंभिक मुगल शासक। प्रारंभिक मुगल शासक में आपके बाबर, अकबर, हुमायूं, पहले बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, और इस प्रकार से ये चलता हुआ क्रम औरंगजेब तक चला। तो जितने भी शासक औरंगजेब के समय तक थे वे सभी शासक प्रारंभिक मुगल काल के शासन के शासक कहलाते हैं। यहां पर मैं आपको बेसिकली क्या बताऊंगा कि उत्तर मुगल काल का जो शासन है वो 1707 से और 1857 की जो क्रांति थी मुख्य रूप से वहां तक था। उत्तर मुगल काल जब औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को हो गई थी। और जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद का जो शासन था इसमें एक नवीन परिवर्तन आया, और इसी नवीन परिवर्तन के समय को हम उत्तर मुगल काल का शासन कहते हैं। यानी आपने देखा कि प्रारंभिक मुगल काल का शासन जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर से लेकर के औरंगजेब तक के जो भी शासक थे वो थे, और इन शासकों की सबसे बड़ी जो खासियत थी कि इनके शासन काल में जो मुगल शासन था वो संपूर्ण भारत में पूर्ण रूप से फैला, कुछ क्षेत्रों को अगर छोड़ दिया जाए। इसके अलावा जो इनके बाद के शासक आए, यानी 3 मार्च 1707 को जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी तब जो शासक आए थे वो थे, उसके बाद जो शासक आए थे उसे हम बोलते हैं उत्तर मुगल काल के शासक। उसको हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे किस तरीके से उनके शासनकाल में क्या क्या हुआ था। बेसिकली बात यहां पर करते हैं, यहां पर अगर बात करते हैं कि इनके शासनकाल में, तो औरंगजेब की मृत्यु मैंने आपको बताया है कि 3 मार्च 1707 को हो गई थी। इसकी मृत्यु के बाद इनके 3 पुत्रों के बीच में मुअज्जम, आजम और कामबख्श, इनके बीच में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। उस उत्तराधिकार के युद्ध में किसकी विजय हुई इसकी मैं आगे बात करूंगा और सारी डिटेल बताऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि जो औरंगजेब के 5 पुत्र थे, औरंगजेब के 5 पुत्र थे। इन 5 पुत्रों में 3 पुत्र तो आप यहां पर देख रहे हैं, मोहम्मद सुल्तान और मोहम्मद अकबर, ये इसके 5 पुत्र थे। इन दोनों पुत्रों की यानी मोहम्मद सुल्तान और मोहम्मद अकबर, इनकी मृत्यु औरंगजेब की मृत्यु के पहले हो चुकी थी, इसलिए उत्तराधिकार के युद्ध के लिए 3 पुत्र मुअज्जम, आजम और कामबख्श ये बचे हुए थे।
बात करते हैं मुअज्जम। तो जिस समय औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, मुअज्जम था, यह काबुल में था, यानी काबुल का यह सूबेदार था। जो आजम था यह गुजरात, और जो काम बख्श था यह बीजापुर का सूबेदार था। तो इस प्रकार से ये अपने अपने क्षेत्र में सूबेदार थे। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद इनके बीच में जो युद्ध हुए, उसे एक युद्ध को, उत्तराधिकार के युद्ध को हम बोलते हैं जजाऊ का युद्ध। जजाऊ का युद्ध, इसे जजाऊ का युद्ध बोलते हैं, कहीं कहीं पर इसे जाजाऊ का युद्ध बोलते हैं। दूसरा जो युद्ध है वो था बीजापुर का युद्ध, बीजापुर का युद्ध। तो इस दो युद्धों में, एक तो जजाऊ के युद्ध में और एक बीजापुर के युद्ध में, इनके बीच में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। जैसे कि मुअज्जम और आजम, इनके बीच में जो युद्ध हुआ था जजाऊ का युद्ध, किसके किसके बीच में हुआ था, तो यहां पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जो जजाऊ का युद्ध हुआ था आपके मुअज्जम के बीच में, मुअज्जम और वर्सेस आजम, यह युद्ध हुआ था आगरा के निकट एक जगह थी जजाऊ, आगरा के निकट जगह है जजाऊ। तो ये युद्ध जजाऊ का युद्ध मुअज्जम और आजम के बीच में हुआ था, जिसमें मुअज्जम विजयी हो गया था, जीत गया था। और उसके बाद मुअज्जम का युद्ध फिर बाद में काम बख्श से हुआ था, जिसे हम बोलते हैं बीजापुर का युद्ध। यह हुआ था मुअज्जम के बीच में, मुअज्जम वर्सेस काम बख्श। तो इसकी हम आगे और डिटेल आपको बताएंगे, ये बस जस्ट इंफॉर्मेशन है आपके लिए। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का युद्ध हुआ मुअज्जम आजम काम बख्श के बीच में, बल्कि इसके पुत्र 5 थे, जिनकी 2 पुत्रों की मृत्यु औरंगजेब की मृत्यु के पहले हो गई थी। इसके अलावा उत्तराधिकार के जो युद्ध थे, उसे एक बोला मैंने जजाऊ का युद्ध और एक को बोला मैंने बीजापुर का युद्ध। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुअज्जम था, आजम था और काम बख्श के उत्तराधिकार के युद्ध में अंततोगत्वा विजय हुई मुअज्जम की, क्योंकि जजाऊ और बीजापुर के युद्ध को इसने जीत लिया था। इतनी सी एक जस्ट इंफॉर्मेशन। इसके बाद हम अभी मेन टॉपिक पे आते हैं। यहां से भी प्रश्न बनते हैं कि कौन सा युद्ध किसके बीच में हुआ, तो सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे, ऐसी क्या वजह थी कि इतना बड़ा मुगल साम्राज्य और इसका पतन हो गया। तो इसके पतन के कुछ बेसिकली बहुत छोटे छोटे ऐसे भी कारण थे जो बाद में चल करके बहुत बड़े हो गए। यानी ये जो गुटबाजी, एक कारण था गुटबाजी। गुटबाजी का मतलब यहां पर यह है कि ईरानी गुट अलग था, ईरानी गुट, तुरानी गुट, हिंदुस्तानी गुट। तो इस तरह से कुछ गुट सक्रिय थे जो बादशाहों के कार्य पद्धति में अपना हस्तक्षेप करते थे। तो इस तरीके से एक कारण तो हो गया गुटबाजी। दूसरा एक कारण है कि जो औरंगजेब की धार्मिक नीति थी, कि औरंगजेब के समय में क्या हुआ था कि औरंगजेब ने अपनी शासन पद्धति के लिए जो जिसको अपनाया था वो था कुरान। इसने अपने शासन को कुरान के माध्यम से चलाने का प्रयास किया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि इसके अंदर एक कट्टरपंथी की भावना आ गई थी और इसके समय में ही सबसे अधिक हिंदू मंदिरों का विध्वंस किया गया था। तो इस तरीके से जो है औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी, औरंगजेब की नीतियों के कारण ही आगे चल करके इन सभी शासकों को इन सभी गलत नीतियों का भुगतान करना पड़ा था। इसके अलावा कुछ और बेसिक महत्वपूर्ण कारण हैं। देखिए, जो और मुगल शासन के पतन के बहुत सारे कारण हैं। मुगल शासन के पतन में जो कारण थे उनको लेकर के बहुत सारे जो इतिहासकार हैं उनके बीच में मतभेद है। यानी जो इतिहासकार थे उनको इस मुगल शासन के जो पतन के लिए 2 गुटों में बांट दिया गया। कुछ इसकी अलग नीतियों के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या कारण थे कि जो मुगल शासन का पतन हो गया, और कुछ दूसरे जो इतिहासकार थे वो कुछ दूसरे कारण बताते हैं। तो हम प्रमुख उन कारणों को देखेंगे जो एक्चुअली में मुगल शासन के पतन के कारण बन गए थे। इस तरीके से यहाँ पर आपने इनके कुछ कारण देखे, तो इनमें से एक कारण और था जिसे हम बोलते हैं कृषि। जिस समय कृषकों का पतन किया जा रहा था,
उनकी जो जमीनें थी उनसे छीनी जा रही थी, मनसबदार व्यवस्था थी, लोग इनसे अधिक कर वसूलते थे। तो कुछ ऐसे कारण थे जिनके कारण, और एक कारण जैसे मैंने आपको बताया कि धार्मिक नीति, तो मुअज्जम की धार्मिक नीति के कारण बहुत से ऐसे कृषक वर्ग थे जो अपनी अपनी जमीनों को छोड़ करके भाग गए थे, और इस प्रकार से यह भी एक उनके पतन में मुख्य भूमिका निभा रहा था। आगे हम एक चार्ट देखेंगे और उस चार्ट में मैं आपको और बताऊंगा कि किस तरीके से जो भी मुगल शासन, उत्तर मुगल काल के शासन में जो भी शासक थे उनके कार्यकाल में उनकी विशेषताएं क्या थी, ये सारी बातें हम, जैसा कि आप यहाँ पर एक चार्ट देख रहे हैं, इस चार्ट में मैंने आपको बताया था इसके पहले, चार्ट से पहले, कि मुगल शासन 1707 से 1857 की क्रांति तक था। 1862 में जो मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, उसकी मृत्यु हो गई थी और वही एक अंतिम शासक था। बात करते हैं कि बहादुर शाह प्रथम, मैंने आपको बताया बहादुर शाह द्वितीय यानी सेकंड आखिरी शासक था, और बहादुर शाह प्रथम उत्तर मुगल काल का पहला शासक था। 1857 की क्रांति तक यानी 1707 से 1857 की क्रांति तक का जो शासन काल था इसे हम उत्तर मुगल काल का शासन कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 यानी 3 मार्च 1707 को हो गई थी, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद एक उत्तराधिकारी युद्ध हुआ। उत्तराधिकारी युद्ध में जो बहादुर शाह प्रथम था इसका नाम था मुअज्जम। आपने जो देखा था मुअज्जम जिसने जजाऊ का और बीजापुर का युद्ध जीता था वो था मुअज्जम। इस मुअज्जम ने अपने आप को क्या किया था कि लाहौर के पास में एक जगह थी, वहां पर इसने अपने आप को बहादुर शाह प्रथम के नाम से घोषित किया था, उपाधि धारण कर ली थी। इसके अलावा बात करते हैं तो जो बहादुर शाह प्रथम उत्तर मुगल काल का पहला बादशाह था, और इसे शाह आलम प्रथम भी कहते हैं। यानी यही बहादुर शाह प्रथम था, यही शाह आलम प्रथम था, और यही मुअज्जम था। मुअज्जम इसका असली नाम था। इस समय का मतलब यह होगा कि शासन काल, इस समय का मतलब हो गया कि शासन काल, यानी समयावधि, किस समय से किस समय तक के शासक कितने समय तक बने हुए थे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इस चार्ट को समझने के लिए बता दूं कि सबसे पहले यहाँ पर शासक है, शासक के बाद उनका शासन काल और महत्वपूर्ण जो भी उनके समय में विशेषताएं थी उस विषय में यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। तो बहादुर शाह जो प्रथम था जिसने जजाऊ के युद्ध में और बीजापुर के युद्ध में, अपने उत्तराधिकार के युद्ध में अपने दोनों भाइयों को हरा दिया था, और यह हराया था इस उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जो थे, इन्होंने बहादुर शाह प्रथम की जो है सहायता की थी। बात करते हैं बहादुर शाह उस समय 65 वर्ष की आयु का था। कहीं कहीं 65 दिया होता है और कहीं कहीं इनकी उम्र को 63 साल दिया होता है। तो आप अगर आपके एग्जाम में अगर, हालांकि ये प्रश्न इनकी आयु को लेकर के प्रश्न नहीं आता है, लेकिन अगर प्रश्न आता है तो अगर 63 देंगे या तो 65 देंगे, कोई एक ऑप्शन देंगे और आपको उसे चुनना होगा। बात करते हैं इसकी नीतियों की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका जो पिता था औरंगजेब, जो कि बहादुर शाह प्रथम का पिता था, उसने क्या किया था कि उसकी कुछ धार्मिक नीतियां थी। उन धार्मिक नीतियों के कारण मुगल जो बादशाह का जो समय था उसका पतन शुरू हो गया था, और इस बहादुर शाह प्रथम ने इस वजह से शांति प्रिय नीति अपनाई और ज्यादातर जो साम्राज्य के लोग थे उनको अपनी तरफ मिला लिया और शांति बनी रही। इसका शासनकाल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1707 से 1712 तक का समय था, और इसे क्या कहते हैं, इसे शाहे बेखबर के उपनाम से जाना जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी शासक हैं उनके ये उपनाम हैं, आप देख सकते हैं, और अपनी कॉपी में नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि उत्तर मुगल काल के जितने भी शासक थे उनका कोई ना कोई उपनाम था। इसके अलावा यहां पर मैं बात कर दूं आपको, तो दक्कन की सरदेशमुख इन्हें दे दी गई थी, और जो चौथ है इसको नहीं दिया गया था। अब यहां पर प्रश्न आ रहा है कि सरदेशमुख है क्या चीज। तो सरदेशमुख के विषय में आपको बताता हूं। जो सरदेशमुख होता है ये सीमा सुरक्षा के लिए जो मराठों के द्वारा कर लिया जाता था, उस व्यवस्था को हम सरदेशमुख व्यवस्था करते हैं।
और उस कर में 1/10 यानी 1/10 पार्ट जो है, जो भी कर था वो लिया जाता था, उनकी जो भी पैदावार थी, जो भी राजस्व था 1/10 के रूप में लिया जाता था। बल्कि चौथ की अगर बात करें तो वो 1/4 लिया जाता था, यानी जो भी उत्पत्ति होती थी उस उत्पत्ति का 1/4 यानी 1/4 जिसे बोलते हैं 1/4 यह लिया जाता था मराठों द्वारा कर। 1/4 जिसे हम बोलते हैं चौथ, और सरदेश मुख लिया जाता था 1/10। ये एक सीमा कर था जो कि मराठों के द्वारा वसूला जाता था। तो सरदेश मुख के लिए तो इन्हें इजाजत मिल गई थी मराठों को, लेकिन चौथ के लिए इन्हें इजाजत नहीं मिली थी। और इस प्रकार से जो बहादुर शाह प्रथम था, ये इसके कार्यकाल की कुछ विशेषताएं थी और इन्हीं विशेषताओं से इनके विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट शासक की। तो मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से बहादुर शाह प्रथम उत्तराधिकार के युद्ध में जीता था, उसी तरीके से ये जो जहांदार शाह है, ये जहांदार शाह बहादुर शाह प्रथम का पुत्र था और इसने भी उत्तराधिकार के युद्ध में अपने भाइयों को परास्त किया और जहांदार शाह की उपाधि से गद्दी पर बैठा। तो इसके कुछ पुत्र थे जिनका नाम था जहान शाह, रफीक उस शाह, अजीम उस शाह, बुलंद अख्तर, जहान शाह, जहांदार शाह। ये 5 भाई थे। इन 5 भाइयों में ये सबसे छोटा भाई था और इसने युद्ध को जीत करके जहांदार शाह की उपाधि धारण की, यानी जहांदार शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। और 1712 से 1713 यानी 1 वर्ष का, सिर्फ 1 साल का, 1 ईयर का इसका कार्यकाल था। और इसमें इसके समय में कुछ विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं तो सबसे प्रमुख ये जो जजिया कर था, ये जजिया कर को क्या किया गया था? समाप्त कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। जजिया कर क्या है? तो जजिया कर मुस्लिम शासकों द्वारा समय समय पर धार्मिक कर लिया जाता था, जो कि गैर मुस्लिमों के द्वारा दिया जाता था। यानी ऐसे सदस्य जो मुस्लिम नहीं थे, गैर मुस्लिम थे, उनके द्वारा जो कर दिया जाता था उसे हम जजिया कर कहते हैं। तो जजिया कर समाप्त कर दिया गया था। और जो चौथ थी और जो सरदेश मुख था, चौथ और सरदेश मुख मैंने आपको बताया क्या था, ये जो है इन दोनों करों को शर्तानुसार, शर्त के अनुसार लेने का फरमान जारी किया गया था। शर्त के अनुसार का मतलब यहाँ पर यह है कि जो भी मुगल अधिकारी थे चौथ और सरदेश मुख कर को वसूलेंगे और उन अधिकारियों के माध्यम से फिर वो जो कर था वो जाएगा मराठों के पास। तो इस प्रकार से मराठों को चौथ और सरदेश मुख कर को वसूलने की जो शर्तानुसार उनसे संबंध बने थे, आपस में इनकी संधि हुई थी। और एक बात करते हैं, ये प्रश्न अक्सर आता है कि लाल कुंवर कौन थी? तो लाल कुंवर एक वैश्या थी और इस वैश्या से संबंध थे जहांदार शाह के। तो इस प्रकार से आप ये भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि जिस प्रकार उत्तराधिकार के युद्ध में बहादुर शाह की जो सहायता की थी गुरु गोविंद सिंह ने, तो उसी प्रकार जहांदार शाह की जो है जहांदार शाह की जो सहायता की थी वजीर जुल्फिकार खान ने। तो इस प्रकार से यहां पर आप समझ गए होंगे जुल्फिकार खान कौन था। तो यह एक ईरानी गुट का जो ये लोग वजीर थे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने आपको कुछ गुट दिखाए हैं। पहले मैंने आपको शुरू में बताया था वीडियो के कि जो मुगल शासन, उनके पतन में ये गुटबाजी भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, क्योंकि ये गुट क्या करते थे कि उनकी शासन व्यवस्था में खलल डालते थे। तो कुछ मैंने आपको ये गुट दिखाए हैं। इन गुटों को देख करके आप समझ सकते हैं कि कौन कौन से गुट थे। इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट जो शासक था जिसका नाम था फर्रुख शियर। फर्रुख शियर का जो शासन काल था वो था 1713 से 1719। 1713 से 1719। इन शासन को के काल के समय के विषय में प्रश्न नहीं बनते हैं, लेकिन अगर आप इसको याद रखेंगे तो आजकल एग्जाम का ट्रेंड है अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं 1707 से 1712, फिर 1712 यहाँ पर हो जाएगा 1713 और फिर इसका 1713 यहाँ पर आ जाएगा 1719 से। और 1719 में ही 2
जो ये शासक बने थे इनके बारे में अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम फर्रुखशियर को देख लेते हैं। तो फर्रुखशियर कौन था? फर्रुखशियर जहांदार शाह का भतीजा था। फर्रुखशियर जहांदार शाह का भतीजा था और ये फर्रुखशियर सैयद बंधुओं की सहायता से गद्दी पर बैठा था। किसकी सहायता से बैठा था? तो सैयद बंधुओं की सहायता से बैठा था। मैं आपको बता दूं सैयद बंधु कौन है। तो सैयद बंधु दो भाई थे। सैयद बंधु दो भाई थे, जिसमें से एक का नाम था अब्दुल्ला खां और एक भाई का नाम था हुसैन खां। तो अब्दुल्ला खां और हुसैन खां को सैयद बंधु कहते हैं। तो इन सैयद बंधुओं की सहायता से ही जो फर्रुखशियर था वो गद्दी पर बैठा था। और इसने क्या किया था कि जो अब्दुल्ला खां को वजीर की पदवी दी थी और हुसैन खां को मीर बख्श की पदवी दी थी। हुसैन खान को मीर बख्श की पदवी और अब्दुल्ला खां को वजीर का पद दिया था। तो इस तरीके से आपने देखा कि सैयद बंधु कौन है। तो जो फर्रुखशियर था ये जहांदार शाह का भतीजा था। इसने यह जो है ये सैयद बंधुओं की सहायता से गद्दी पर बैठा था, सैयद बंधु की सहायता से। और इसके समय की विशेषताएं यह थी कि इसने जो राजस्थान के जो राजा थे जय सिंह, उन्हें सवाई की उपाधि दी थी। और इसने क्या किया था कि जो जजिया कर जैसा कि मैंने आपको बताया धार्मिक कर होता है, और तीर्थयात्री कर को कम कर दिया था, घटा दिया गया, तो उसमें कमी कर दी थी। इसके अलावा हम देखेंगे कि इसने जब फर्रुखशियर था तो फर्रुखशियर के पहले जो शासक थे तो इन्होंने क्या किया था कि जो भी सिख शासक थे, जो सिख लोग थे, उनसे इनके मैत्रीपूर्ण संबंध थे। लेकिन गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद ये गुरु तो नहीं थे सिखों के, लेकिन एक सरदार के रूप में आए जिनका नाम था बंदा बहादुर। और इन्होंने मुस्लिमों का बड़ा विरोध किया और 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को कहा दिल्ली में फांसी दे दी गई थी। तो इस प्रकार से बंदा बहादुर के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि बंदा बहादुर को किस समय फांसी दी गई थी या किस शासक के कार्यकाल में फांसी दी गई थी। बात करते हैं यहाँ पर 1717 का इसने अंग्रेजी फरमान जारी किया था। अब बात करते हैं 1717 का अंग्रेजी फरमान क्या है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर आता है। तो 1707 में जो फर्रुखशियर था उसने अंग्रेजों को यह फरमान जारी कर दिया था कि आप 3000 रुपए के एवज में मुक्त होकर के बंगाल, बिहार, उड़ीसा इन साइड में जो है व्यापार कर सकते हैं। इस 1717 का जो फरमान है इसे हम मैग्ना कार्टा के यानी साउथ का मैग्ना कार्टा या इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा के रूप में जानते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में एक मैग्ना कार्टा जारी किया गया था। तो उसी के फरमान के रूप में इस 1717 का फरमान को हम साउथ का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसके अलावा कुछ जो शासक जैसे आप देख रहे हैं रफी-उद-दर्जा और रफी-उद-दौला, यहां पर इनके विषय में हम बात करते हैं। तो ये जो शासक थे फर्रुखशियर की मृत्यु के बाद ये शासक बने रफी-उद-दर्जा और रफी-उद-दौला। यहां पर फर्रुखशियर की मृत्यु के बाद जब ये दोनों शासक बने तो इनका शासनकाल, इन दोनों शासकों का शासनकाल बहुत कम है। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जो मुगल काल के जो शासक हैं उनके क्रम को मैंने आपको बताया था कि जैसे उनको याद रख सकते हैं बजफ मा साब का मतलब ये हो गया कि बी से बजफ में बा से बहादुर, जा से जहांदार शाह, एफ से फर्रुखशियर, रफी-उद-दौला, मोहम्मद शाह। इस प्रकार से जैसे आप यहाँ पर आप क्रम मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। और एक चार्ट आप देख रहे हैं, ये भी इसको भी देख करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया जो रफी-उद-दौला और रफी-उद-दर्जा और रफी-उद-दौला, आप रफी दे करके इनको याद रख सकते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर इनका जो कार्यकाल, इनकी जो विशेषताएं थी, तो रफी-उद-दर्जा जो है ये 28 फरवरी 1719 को बैठा और 4 जून 1719 को ही इसकी मृत्यु हो गई थी। इसका कार्यकाल इतना कम समय तक था। और
इसीलिए यह मुगल काल के शासन काल में, पूरे शासन काल में एक ऐसा इकलौता राजा था रफीद उद दर्जात, जो सबसे कम समय तक इसने शासन किया था और इसकी मृत्यु 6 रोग के कारण हो गई थी, यानी टीबी के कारण हो गई थी। बात करते हैं रफीद उद दर्जात की, तो यह इसकी मृत्यु के बाद, इसकी मृत्यु रफीद उद दर्जात की 4 जून को हुई थी। तो रफीद उद दौला 6 जून को बैठा था गद्दी पर और 17 सितंबर तक बैठा, 17 सितंबर 1719 में, यानी इन दोनों का कार्यकाल 1719 के बीच में ही रहा था। तो बात करते हैं रफीद उद दौला का विषय में, तो रफीद उद दौला ने शाहजहां द्वितीय की पदवी धारण की थी और यह अफीम का आदी हो चुका था। अफीम की आदी होने के बाद क्या होगा, तो जो इसकी मृत्यु थी, इसकी मृत्यु पेचिश के कारण हो गई थी। तो आई होप आपको इतनी चीज समझ में अभी तक ही आई होगी। बात करते हैं मोहम्मद शाह, तो इस मोहम्मद शाह से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, जैसा कि इसका कार्यकाल थोड़ा सा लंबा था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन सभी के कार्यकाल में सबसे लंबा कार्यकाल मोहम्मद शाह का देखने को मिल रहा है। इसका कार्यकाल 1719 से 1748 तक का था, यानी 1719 टू 1748। इसकी उपाधि की बात करें तो यह एक, इसकी उपाधि रोशन अख्तर थी, यानी इसकी उपाधि रोशन अख्तर के नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा यह एक रंगीला बादशाह कहा जाता था। तो इस उपनाम को आप याद रख सकते हैं कि क्योंकि प्रश्न बनता है कि रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है, तो उपनाम से भी प्रश्न बनते हैं। तो रंगीला बहादुर मोहम्मद शाह को कहा जाता था। और मोहम्मद शाह बहादुर शाह जो प्रथम था, बहादुर शाह प्रथम, इस बहादुर शाह प्रथम का सबसे छोटा पुत्र था। और इस छोटे पुत्र का, जो बहादुर शाह का सबसे छोटा पुत्र था जहान शाह, ये तो जहांदार शाह है, जहान शाह सबसे छोटा पुत्र था और इसका पुत्र जो था वो था मोहम्मद शाह, यानी जहान शाह का पुत्र था मोहम्मद शाह। इस मोहम्मद शाह की जो सैयद बंधु थे, यानी मोहम्मद शाह के विषय में क्या कहते हैं कि बहादुर, पहली चीज तो मैंने आपको बताया जहान शाह का पुत्र था। और मोहम्मद शाह के पहले जो भी शासक थे, यानी फर्रुख शियर, रफीद उद दर्जात, रफीद उद दौला, इन सबकी मृत्यु के कहीं ना कहीं कारण सैयद बंधु रहे। तो मोहम्मद शाह भी सैयद बंधुओं की सहायता से गद्दी पर बैठा और इसने क्या किया कि देखा कि अगर जो सैयद बंधु थे अब्दुल्ला खां और हुसैन खां, इनकी, यानी ये इनकी मोहम्मद शाह की अगर मृत्यु करवा दें, उससे पहले जो है मोहम्मद शाह ने क्या किया था, सैयद बंधुओं को ही उनको निपटा दिया था, या कह सकते हैं उनका पतन करवा दिया था, या उनको मृत्यु करवा दी थी उनकी। तो इस प्रकार से आपने समझा कि बहादुर शाह प्रथम का सबसे छोटा पुत्र था उसके जहान शाह का पुत्र था मोहम्मद शाह, और सैयद बंधु जो कि इसको गद्दी पर बैठा रहे थे और सैयद बंधुओं का इसने पतन करवा दिया था। और एक सबसे मुख्य प्रश्न बनता है कि इसके शासन काल में ही, यानी मोहम्मद शाह के शासन काल में ही कुछ प्रांतीय क्षेत्र थे वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे थे। उनमें से एक आता है हैदराबाद, बंगाल, बिहार, अवध। तो कुछ ऐसे राज्य थे जो कि अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहे थे। और इसके शासन काल में एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ, यानी नादिर शाह ने इस मोहम्मद शाह के शासन काल में 1739 में आक्रमण किया था नादिर शाह ने। तो इस प्रकार से जितना मैंने आपको बताया है, आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। और अभी इसके बाद कुछ और शासक हैं, तो एक चार्ट, अभी छोटा सा चार्ट बचा है, उसको मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसके बाद आपको और सारी चीजें पूरी क्लियर हो चुकी होंगी। देखते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपको मैंने पिछले चार्ट में बताया था कि मैंने मोहम्मद शाह तक आपको पिछले चार्ट में बताया था। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि मोहम्मद शाह के बाद, जैसे पीछे उसके शाह था वैसे ही ये भी है अहमद शाह। इसका जो कार्यकाल था वो समय था इसका कार्यकाल का 1748 से 1754। और इसके समय में क्या हो गया था कि जो सैनिक थे उनको वेतन नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि इसके शासन काल में जो राजकोष था वो लगभग समाप्त हो चुका था। और सैनिकों को वेतन ना मिलने के कारण जो कई जगहों पर सैनिक संघर्ष देखने पड़े थे और सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। बात करते हैं तो जो अहमद शाह अब्दाली था
इसने 1747 में अहमद शाह अब्दाली ने, अहमद शाह के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली ने, जो कि अफगानिस्तान से आया था, इसने जो है आक्रमण कर दिया था। और इमादुल मुल्क एक वजीर था, जिसने क्या किया था कि अहमद शाह को इसको हटवा करके और आलमगीर द्वितीय इसको गद्दी पर बैठाया था। तो इस तरीके से जो अहमद शाह के विषय में बस कुछ ही प्रश्न बनते हैं कि इसके समय में जो है अहमद शाह अब्दाली का युद्ध हुआ था, कब हुआ था, ये बातें आपसे प्रश्न के रूप में पूछी जा सकती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आलमगीर द्वितीय की। तो आलमगीर द्वितीय जो है वो, आलमगीर द्वितीय का जो शासन काल था वो 1754 से 1759 के बीच का शासनकाल था। प्लासी का युद्ध इसके समय की प्रमुख घटना है, यानी आलमगीर द्वितीय के समय की जो प्रमुख घटना है वो है प्लासी का युद्ध, और इसकी हत्या इमादुल मुल्क ने करवा दी थी, जो कि एक वजीर था। इसके विषय में जो प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्लासी का युद्ध किस शासक के शासन काल में हुआ था, तो ये युद्ध हुआ था आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में। इसके बाद क्या होता है कि जो शाह आलम है, इसके पहले, शाह आलम के पहले एक शासक था जिसका नाम था शाहजहां थर्ड या तृतीय। ये काम बख्श का पौत्र था और इसे भी शासन में बैठाया गया था। तो इस प्रकार से एक शाह आलम के पहले शाहजहां तृतीय भी एक शासक था। बात करते शाह आलम द्वितीय की, तो इसके विषय में बात करें तो ये 1759 से और 1806 एक लंबे शासनकाल तक इसने समय तक शासन किया था। और इसका जो उपनाम था, इसका उपनाम था अली गौहर। जिस समय आलमगीर द्वितीय की मृत्यु हुई थी, यह आलमगीर द्वितीय का पुत्र है। शाह आलम द्वितीय आलमगीर द्वितीय का पुत्र था, आलमगीर द्वितीय का। बात करते हैं शाह आलम द्वितीय के, जिसका शासनकाल 1759 से 1806 तक था, जिसमें आलमगीर द्वितीय की मृत्यु हुई थी। तो शाह आलम बिहार में था। शाह आलम कहाँ था? ये बिहार में था, और बिहार में अली गौहर नाम से बिहार में था। और बिहार अली गौहर यानी आलमगीर जो द्वितीय था उसके शासन काल में बिहार में अली गौहर के नाम से था। बाद में इसने क्या अपने आप को शाह आलम द्वितीय के नाम से अपने आप को घोषित कर दिया। और यह एक कठपुतली राजा था। यह कठपुतली राजा था अमीरों का, यह कठपुतली राजा था अंग्रेजों का, यह कठपुतली राजा था मराठाओं का। तो इस प्रकार से यह कठपुतली राजा था। इसके समय में जो पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का प्रथम जो युद्ध हुआ था वो हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। द्वितीय युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, हेमू को हम हेमचंद्र बोलते हैं। और तृतीय युद्ध हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में, जो कि हुआ था कब? 1761 में हुआ था। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था, वो हुआ था 1764 में, जिसे हम बोलते हैं बक्सर का युद्ध। और इस युद्ध में जो लॉर्ड क्लाइव था, जो अंग्रेजों का एक गवर्नर था जिसका नाम था लॉर्ड क्लाइव, तो लॉर्ड क्लाइव को बंगाल, बिहार और उड़ीसा यहाँ की दीवानी मिल गई थी। और दीवानी वसूलने के जो लॉर्ड बक्सर था उसने अधिकार ले लिया था। और जो शाह आलम द्वितीय था, जब बक्सर के युद्ध में ये परास्त हो गया था, और बक्सर का युद्ध भी इसके शासनकाल में हुआ था, संयुक्त सेना की पराजय हो गई थी। और संयुक्त सेना मैंने आपको बताया जिसमें से एक शासक था शाह आलम द्वितीय। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया 1765 से 1772 बक्सर के युद्ध के बाद 1765 से 1772 तक इसे इलाहाबाद की संधि के अंतर्गत यह था। 1765 से 1772 यानी युद्ध के बाद 1765 से 1772 तक एक संधि थी, इलाहाबाद की संधि। और 1788 में इसे अंधा कर दिया गया था, और इसे अंधा करने वाला था गुलाम कादिर। और 1806 में इसकी हत्या कर दी गई थी। इस प्रकार से शाह आलम का कार्यकाल 1759 से 1806 तक था। अब बात करते हैं
अकबर द्वितीय के थे। जैसा आप यहाँ पर देख रहे शाह आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बादशाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, तो ये सभी द्वितीय द्वितीय हैं। आप इसको ऐसे भी समझ करके याद रख सकते हैं। अकबर द्वितीय का बस इतना है, इस एक ही प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहला तो इसका शासनकाल 1806 से 1837 तक था और शाह आलम द्वितीय का ये पुत्र था। तो पूछा जा सकता है कि अकबर द्वितीय कौन था, तो शाह आलम द्वितीय का पुत्र था। शाह आलमगीर द्वितीय का पुत्र था शाह आलम और शाह आलम द्वितीय का पुत्र था अकबर द्वितीय। ये भी एक पेंशन भोगी था और इसने इसके विषय में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि किसे दी थी। तो अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि मोहन राय को दी थी, जिनका नाम पड़ गया था राजा राम मोहन राय। इसके अलावा जो 1835 में जो मुगल सिक्के थे वो चलना बंद हो गए थे और 1837 में अकबर द्वितीय की मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार से आप इसके शासनकाल के अंतर्गत की जितनी भी विशेषताएं थी वो आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं बहादुर शाह प्रथम, और इसे ही बहादुर शाह जफर भी बोला जाता है। तो इसका शासनकाल 1837 से शुरू होकर के और 1857 की क्रांति के समय तक था। पहला प्रश्न यहां से यह पूछा जा सकता है कि बहादुर शाह द्वितीय के विषय में कि इसका नाम और क्या था। तो इसका नाम बहादुर शाह जफर था। यह अंतिम शासक था मुगल सम्राट का, उत्तर मुगल काल का अंतिम शासक था या मुगल काल का जो अंतिम शासक था सभी शासकों में। इसके समय की सबसे प्रमुख घटना ये थी कि इसके समय में 1857 की क्रांति हुई थी और जितने भी क्रांतिकारी थे वो दिल्ली पर गए और दिल्ली में जाने के बाद इसे अपना सरदार नियुक्त किया जो अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति में। और उस क्रांति में जब ये सरदार हुमायूं के मकबरे के पास से गिरफ्तार हो गया था तो इसे रंगून भेज दिया गया था और 1862 में इसकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार से आपने देखा कि जो उत्तर मुगल काल का जो पूरा शासन था वो 1707 से शुरू हुआ था और 1857 की क्रांति तक इनका पूर्ण रूप से जो काल था इसे ही उत्तर मुगल शासन काल कहते हैं। यानी उत्तर मुगल काल के शासन के विषय में अगर प्रश्न पूछा जाता है तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है और इनके क्रम से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, आप उसको भी याद रख सकते हैं। आई होप आपको मैंने कुछ ना कुछ तरीके बताएं कि किस तरीके से इस पूरे चार्ट को याद रखें। तो उत्तर मुगल काल का पूरा शासन, उसके सभी शासक, सबका कार्यकाल, सबकी विशेषताएं, मैंने आपको सारी चीजें बताई।